जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ CSE 2014 के वीडियो एनालिसिस में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है कंसेप्ट के ऊपर ये चेक करना चाह रहा है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज इन इकोनॉमी तो क्या होगा। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब बैंक जो हमारे डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो कम होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा पूछ रहा है। डी से पढ़ते हैं, इंक्रीज इन द टोटल सेविंग, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन द टैक्स कलेक्शन एंड डिक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अभी से समझते हैं दोस्तों, अभी एक बैंक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो क्या आप अपना जो सेविंग है बैंक में डिपॉजिट करोगे? नहीं। क्यों? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो आपका जो रिटर्न है यहाँ पे कम आएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जब आपकी सेविंग यहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं हो रही तो इंक्रीज कैसे होगा टोटल सेविंग, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन कैसे गलत था और कैसे सही हुआ हमने कर लिया यहाँ पे। तो डिक्रीज इन द टोटल सेविंग होगा अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स कलेक्शन का कोई यहाँ पे ज़्यादा रिलेशन नहीं है। अब देखिए, जब डिक्रीज इन टोटल सेविंग हो रहा है मतलब पैसा आपके पॉकेट में है तो आप इसे खर्च करोगे। अब जब आप इसे खर्च करोगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज थोड़ी होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज होगा। और बचा देखिए दोस्तों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे लोन उठाएंगे और नए नए जो वेंचर्स हैं इन्हें इनमें इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ये यहाँ पे सही है, ठीक है। इसलिए जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिकमेंडेशन आते हैं तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें याद रखिएगा, डिक्रीज नहीं होता, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता, यहाँ पे जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है और आंसर हमारा सी है। आगे चल के ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं और नीचे बोल देंगे ए 1 2 3, बी 2 3, सी 1 3 एंड 1 2 3 4, इस तरीके से ऑप्शन बन सकते हैं कि इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज इन इकोनॉमी तो क्या होगा। तो बिल्कुल आप याद रखिए इन चारों ऑप्शंस को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पॉलिटी से रिलेटेड है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस एंड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, कर दी गड़बड़ी यहीं पे। हमने ऐसा ही क्वेश्चन गवर्नर से रिलेटेड एक देखा था, और ये जो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन है दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर के नाम में नहीं लिया जाता, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होता है, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से स्वैप यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 77 में मेंशन है ये चीज़, ठीक है। फिर देखिए, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। देखिए गवर्नर वाला क्वेश्चन हमने देखा था, वहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई थी। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है ये आर्टिकल 77 में ही मेंशन है हमारे, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रेसिडेंट मेक द रूल, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऐसा कोई नहीं है, प्रेसिडेंट मेक द रूल, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शन विल बी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 1 ओनली इज द करेक्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। देखिए दोस्तों, ये डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे लक्ष्मीकांत से है और हम सबको पता है कि राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते, तो ये करेक्ट है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एकदम सही बात है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बोल देता कि देर इज़ अ मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन तो गलत हो जाता। देखिए हम जो कितने सारे क्वेश्चन देखे हमने कि इट इज़ मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो गलत होते, बट यहाँ पे इन्होंने ट्रेंड चेंज किया कि नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे मेंशन है, तो ये रूल्स होते हैं दोस्तों, रूल्स ऑफ लोकसभा, रूल 198 स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो इस पर बहुत सारे एडिटोरियल्स भी आते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी पास होता है उसका क्या रिलेवेंस है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है, एक नोटिस दिया जाता है मेंबर्स के द्वारा, तो यहाँ पे 50 लोकसभा के एमपीज़ को एग्री करना पड़ता है कि हाँ हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए। फिर स्पीकर देखिए इसकी परमिशन देता है और विद इन 10 डेज जो है ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है विद द डे ऑफ नोटिस, ठीक है। विद इन 10 डेज ऑफ द नोटिस यहाँ पे ये चीज़ जो है करनी पड़ती है। तो ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर गलती से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो यहाँ पे जो सरकार है पूरी बर्खास्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीम ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नीम ट्री हमने यहाँ पे जो है नीम कोटेड यूरिया ये सब चीज़ें ऑलरेडी देखी है। अभी देखते हैं नीम ट्री के बारे में, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे है, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है कि नीम ऑयल हैज़ अ एप्लीकेशन इन फार्मा इंडस्ट्री, नीम ऑयल हैज़ अ एप्लीकेशन इन फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये कि नीम सीड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीम ऑयल कैन बी यूज एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट। तो ये देखिए दोस्तों ये एक ट्रैप क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप सिंपली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन 2014 में आएगा ना 2024 में, ठीक है 2024 में, तो सीधा देखिए आंसर यहाँ पे 1 2 3 ही मार्क करेंगे हम सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखिए फार्मा इंडस्ट्री में तो एप्लीकेशन है ही इसका, और यहाँ पे सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड माइट यहाँ पे कंट्रोल होता है। सही बात है, हम पढ़ते भी कि नीम जो है इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। फिर हमें लगेगा कि नीम सीड्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च किया कि क्या नीम सीड से यहाँ पे बायोफ्यूल बनता है, तो मुझे आर्टिकल्स मिले जहाँ पे इसका असेसमेंट दे रखा है, जो कहते हैं कि नीम सीड में 30 to 40% यहाँ पे ऑयल है। बट यहाँ पे कैच है, जो यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर किया उसने इस सेकंड स्टेटमेंट को गलत माना है, तो हमें यूपीएससी की ऑफिशियल की के हिसाब से जाना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर है 1 and 3। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें जो थी हमें यहाँ पे देखनी थी। ओके, अब इसका पर्टिकुलर जो सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन तो मुझे मिला नहीं। ओके, बट यहाँ पे हम ऑफिशियल की के हिसाब से ही जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज द CO2 एंड वाटर, एंड ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज गिवन आउट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो आंसर है ये है, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बाकी देखिए ये गलत है हमारा, ऑक्सीजन इज टेकन नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे तो इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, CO2 प्लस वाटर जो है ये मिलके क्या बनाता है हमारा, ग्लूकोज, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इमिट होता है हमारे फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीव CO2 एंड वाटर, ये तो रेस्पिरेशन की बात कह रहा है, और फोटोसिंथेसिस में इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया दोस्तों हमारा, फोटोसिंथेसिस, आंसर इज बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, देखिए फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इन्हें सॉल्व करने के लिए मैं सीधा मूवीज़ को याद करता हूँ। तो सबसे पहले तो क्रिश मूवी को याद करिए, क्रिश 2 था शायद वो, जिसमें वो फ्यूचर देखने की मशीन बना देता है, जो हमारा ऋतिक रोशन है। तो वो जब वो मशीन को एक्टिवेट करता है तो आइरिस स्कैन करता है अपना खुद का, और रेटिना स्कैन कराता है। ठीक है, फिर वॉइस रिकॉग्निशन के लिए मैं याद करता हूँ शिवाजी द बॉस मूवी को, जिसमें वो हाय शिवाजी बड़ी कूल ऐसे करके जो भी है वो लैपटॉप अपना अनलॉक करता है। ठीक है, तो देखिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, इसमें और चीज़ें थी क्रिश मूवी में, वो अपनी हार्ट बीट की जो है एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें भी दिखाता है, तो इतना हमें डिटेल में नहीं जाना। बट यहाँ पे देखिए आइरिस एंड रेटिनल स्कैनिंग, तो 1 and 2 तो हमारा आएगा ही आएगा। अगर शिवाजी द बॉस आपको याद नहीं आता है मूवी, तो 1 and 2 देखिए इसी ऑप्शन में आंसर आ गया हमारा 1 2 3। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा जो है हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिलेटेड हमने एक शुगर केन वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें कहा था कि ये जो है सिर्फ टिश्यू कल्चर से ही होगा प्रोपोगेट। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, कैन बी मोस्ट ऑफ द ईयर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। ठीक है, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन। देखिए ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है हमारे बॉटनी से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल प्रोपोगेशन। अब देखिए क्लोनल प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो है पढ़ रखा है। बट यहाँ पे जो ट्रैप वर्ड है ना दोस्तों, क्वेश्चन टफ है, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको नहीं समझ आएगा इतना, बट अभी समझ लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है दोस्तों, जो शूट होता है, ठीक है, उसे ले लेंगे प्लांट का, जो उसका लीफ होता है, ठीक है, उसे ले लेंगे, तो इससे जो है यहाँ पे कल्चर करके यहाँ पे वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करेंगे। वेजिटेटिवली मतलब जो उसके वेजिटेटिव ऑर्गन है, जैसे कि लीफ हो गया, शूट हो गया, रूट हो गया, इससे जो है अगला जनरेशन यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक असेक्सुअल मेथड है। ठीक है, ये एक असेक्सुअल मेथड है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स नहीं करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से तो वायरल डिसीज यहाँ पे फैल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, इट डज नॉट एलिमिनेट। अब ऐसा एक और एक मेथड है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब एलिमिनेट करता है वायरस को। तो यहाँ पे देखिए एरिस्टमेटिक, अपाइकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है, अपाइकल
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर इसका यूज़ अगर हम करते हैं तो ये हेल्प करता है टू एलिमिनेट द वायरस। अब अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, अगर ये हमारा पूरा एक प्लांट है, ठीक है, ये उसके यहाँ पे, ठीक है, ये लीव्स है हमारे, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो टॉप वाला पोर्शन होता है ना दोस्तों, जो कि ग्रोइंग टिप जिसे कहते हैं, जो ग्रोइंग टिप होता है वो होता है अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है, अपाइकल मेरिस्टम, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ यहाँ पे देखी जाती है, और यही ये जो है हमारा यहाँ पे ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो इसका अगर हम यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट लेंगे और फिर अगर हम यहाँ पे क्लोनल प्रोपोगेशन करेंगे, क्लोनल पॉपुलेशन या फिर क्लोनल प्रोपोगेशन करेंगे, तो यहाँ पे वायरल डिसीज़ का खतरा नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 3, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, यहाँ पे देखिए कटिंग्स होती है अलग अलग प्रकार की, ट्यूबर्स के थ्रू होता है, ठीक है, ट्यूबर्स के थ्रू, जैसे कि हल्दी जो है हमारी, ठीक है, शुगर केन जो है, इसमें जो है वो सेट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट्स एंड उनका पर्पज़ यहाँ पे दिया है। वॉयेजर 1 एंड 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम, मैसेंजर मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मर्क्यूरी, कैसिनी ह्यूजेंस ऑर्बिटिंग वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा ऑन द अर्थ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्टली अगर हमें तीनों के बारे में पता है तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे वॉयेजर 1 एंड 2, ये नासा का मिशन है, ठीक है, ये नासा का मिशन है जो कि एक्सप्लोर करता है आउटर सोलर सिस्टम, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न वाले जो हमारे प्लैनेट है उनको, ठीक है। और ये जो हमारा हेलियोस्फीयर वाला रीजन है, इंटरस्टेलर स्पेस जो है, इसके जो है एक्सप्लोरेशन का काम किया था। मैसेंजर देखिए दोस्तों, ये मर्क्यूरी से रिलेटेड है, ठीक है, मर्क्यूरी प्लैनेट, ये भी नासा का मिशन है। कैसिनी ह्यूजेंस, ठीक है, कैसिनी ह्यूजेंस, ये देखिए दोस्तों, ये वीनस के लिए नहीं है, वीनस के लिए नहीं है, ये जो है हमारे सैटर्न के लिए है, ठीक है। ये सैटर्न को जाके स्टडी करने वाला था। और सैटर्न का एक मून है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है, अगर सैटर्न न्यूज़ में आता है तो, टाइटन मून, ठीक है। तो टाइटन मून किसका है, सैटर्न का है, ठीक है। और ऐसा ही इन जो टाइटन मून पे जाने के लिए एक मिशन है, ड्रैगन फ्लाई मिशन, तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये सैटर्न का मून जो है टाइटन यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। कैसिनी ह्यूजेंस सैटर्न के ऊपर जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया सिंपल, हमने आंसर बता दिया आपको। अब ये वीनस के लिए कौन से प्रोग्राम है नासा के, ये कौन बताएगा, ये भी मैं ही बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम है दा विंसी नाम का, ठीक है, दा विंसी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, डीप एटमोस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ठीक है। तो ये दा विंसी, और एक दूसरा है वेरिटास नाम का मिशन। तो बस लिख लीजिए, वेरिटास एंड दा विंसी इज रिलेटेड टू वीनस, जो कि नासा के प्रोग्राम है, ठीक है। ज़्यादा हमें इसमें और डिटेल में नहीं जाना है, बस नाम और यहाँ पे जो है जो प्लैनेट है इसके बारे में, ठीक है। बाकी वो वहाँ जाके काम क्या करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा घूम के आ जाएगा, देख के आ जाएगा, वही इमेज लेगा वहाँ की, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसे स्टडी करेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अर्थ के ऊपर सेंड करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा इसका, 2 एंड 3 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीजन एंड इट इज़ फेमस फॉर, किन्नौर, मेवात एंड कोरोमंडल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर है हमारा नन है, ठीक है। किन्नौर अरेकानेट के लिए फेमस नहीं है, ये एप्पल के लिए फेमस है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मेवात देखिए दोस्तों, ये जो है हरियाणा में सिचुएटेड है, ये मैंगो के लिए फेमस नहीं है, ठीक है, मैंगो के लिए फेमस नहीं है। मैंगो के लिए फेमस कौन सा एरिया है हमारा, यूपी। कोरोमंडल देखिए दोस्तों, ये जो है सोयाबीन के लिए फेमस नहीं है, सोयाबीन तो हमारा एमपी और महाराष्ट्र के में फेमस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90% प्लस प्रोडक्शन यहीं से आता है सोयाबीन का, ठीक है। तो ये तीनों हमारे यहाँ पे गलत है। अब रही बात देखिए दोस्तों यहाँ पे अरेकानट, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है, कर्नाटका में, फिर केरल में, और फिर यहाँ पे आसाम में। तो याद रख लीजिएगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मेवात देखिए हमने हरियाणा वाला, इट इज़ नॉट फेमस फॉर हमारा मैंगो। कोरोमंडल में देखिए दोस्तों, कोरोमंडल प्लेन में सोयाबीन नहीं, यहाँ पे राइस, इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अराउंड 90% हमारा कहाँ से आता है, एमपी एंड महाराष्ट्र से। यहाँ पे आंसर है हमारा नन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। देखिए केमिकल चेंजेस, अब अगर यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि 2014 में बहुत सारे बेसिक जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अभी नहीं पूछे जाते, अभी जो है अप्लाइड बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सोरिंग ऑफ मिल्क, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, नहीं, ये फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3 ओनली। सोरिंग ऑफ मिल्क जो है ये केमिकल चेंज है, ठीक है, इट इज़ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसे कहते हैं, जब सब्सटेंस एक चीज़ से दूसरे इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3 ओनली इज द आंसर। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर, अभी कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो ये आता है दोस्तों ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। ये आ जाता है हमारे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 131, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 143 के अंदर आता है दोस्तों, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। फिर देखिए एपिलेट जुरिस्डिक्शन, देखिए दोस्तों एपिलेट जुरिस्डिक्शन ये आ जाता है अंडर आर्टिकल 136, ठीक है। एंड रिट जुरिस्डिक्शन, ये तो हम सबको ही पता है, आर्टिकल 32 में सारे रिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स एंड फिनोमिना विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक यानी कि जीएम क्रॉप की बात कर रहा है ये, ठीक है। जीएम क्रॉप बनाने के लिए यहाँ पे यूज हो गए ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीन साइलेंसिंग, नाम में जीन है और यहाँ पे ट्रांसजेनिक है, तो थर्ड तो आएगा ही आएगा, तो ये और ये उड़ गया, बचा 2, 3 एंड 1, 3। फिर देखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन द फ्रूट एंड प्लांट। अब देखिए बडिंग, ग्राफ्टिंग ये सारे जो है हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड है, ये कहीं भी इनका लेना देना नहीं है ट्रांसजेनिक क्रॉप से, ठीक है। क्वेश्चन टफ है अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो, बट अभी समझ लेना है, ये जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड है। बाकी देखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये क्या होता है, तो देखिए कुछ साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं दोस्तों, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक जीन यानी कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जीन होते हैं उन्हें साइटोप्लाज्मिक जीन कहते हैं यहाँ पे। और मेल स्टेरिलिटी यानी यहाँ पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है दोस्तों, पोलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पे नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे नॉन फंक्शनल होते हैं। तो ये थोड़ा एग्रीकल्चर का, थोड़ा जो प्लांट ब्रीडिंग का एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिए आप, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड जीन साइलेंसिंग इज यूज इन ट्रांसजेनिक क्रॉप क्रिएशन। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 2 एंड 3, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी जीन साइलेंसिंग क्या होता है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है ना, इसे साइलेंट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक जीन है जो कि किसी चीज़ के लिए यहाँ पे जो है ट्रेड दिखाता होगा, उसे यहाँ पे साइलेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 एंड 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज, ठीक है। कहता दारू बनाई जा सकती है मेज का यूज़ करके, ठीक है। कैन बी कहीं ना कहीं होती होगी। ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेज कैन बी अ फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। क्या कहता है, मेज से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट मिल रहा है वो फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल, बायोडीजल के लिए यूज़ हो सकता है। मेज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ठीक है। मेज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। तो देखिए दोस्तों मेज के ये जो यहाँ पे तीनों उपयोग यहाँ पे बताए गए हैं, ये सारे के सारे हमारे सही है। सो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है हमारा डी। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि हमने जो नीम वाला क्वेश्चन देखा था वहाँ पे तो बायोडीजल नहीं बनता है। देखिए आगे भी चल के अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑल 3 मार्क करिएगा, क्योंकि उस टाइम पे नीम नहीं कुछ और आएगा, ठीक है। और वहाँ पॉसिबिलिटी होगी कि बायोडीजल बनता होगा। अब वो पता नहीं ऑफिशियल की में ऐसा क्यों था, अभी 10 साल पहले का पेपर है, अभी हम जाके कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकते, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे देखिए, मेज़ का ये तीनों का तीनों जो है यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर। ठीक है, पूरा जो है बेसिक बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। देखिए दोस्तों ये तीनों जो है ये अरेचिनिड के अंदर आते हैं, और ये जो है क्रैब ये क्रस्टेसियन के अंदर आता है, ठीक है। क्रस्टेसियन के अंदर आता है और ये अराचिनिड के अंदर आता है। अभी टेंशन मत लीजिए, ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें बताना चाहूँ तो नहीं, ठीक है। इतना कोई हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना, इतना याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सर के ऊपर से जाती है अराचिनिड, क्रस्टेसियन, ये क्या चीज़ें होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज वेस्टेड इन। देखिए कितना सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन बना दिया कि पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट वेस्टेड इन। तो ये देखिए प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस नहीं, लॉ कमीशन नहीं, यहाँ पे आंसर है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है टू ऑर्गेनाइज द ज्यूरिसडिक्शन एंड मॉडिफाई द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से आर्टिकल है हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, 124 से लेके 147। मैंने आपको बताया था एक लिमिट हमें याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नंबर इंक्रीज करने का पावर तो पार्लियामेंट के पास है, बट अपॉइंट कौन करेंगे यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखिए इसी के साथ एक और चीज़ याद रख लेते हैं। तो ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा। अब हाई कोर्ट में देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ जजेस अगर बढ़ाने हैं तो इसकी पावर किसके पास है, तो यहाँ पे है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर बढ़ाने की पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हाई कोर्ट के जजेस के नंबर बढ़ाने की पावर है अंडर आर्टिकल
216। तो थोड़ा याद रख लेंगे इसे, ठीक है, थोड़ा याद रख लीजिए, क्या पता पैरेलली ऐसा क्वेश्चन अगले एग्जाम में आ जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी और फैब्रिक। ठीक है, तो देखिए साड़ी बनाने से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे फेमस है ऐसा पूछा है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या कह रहा है ये। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम एंड करनाल। ठीक है, क्वेश्चन टफ है दोस्तों, अभी डायरेक्टली इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो है हमारा बी। ठीक है, चंदेरी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी ये यहाँ पे फेमस है। ठीक है, करनाल एंड भद्राचलम इज नॉट फेमस फॉर साड़ीज़। तो देखिए दोस्तों, एक चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, कांचीपुरम तमिलनाडु में सिचुएटेड है। बाकी भद्राचलम इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, भद्राचलम देखिए दोस्तों ये तेलंगाना में है। ठीक है, गोदावरी रिवर के पास सिचुएटेड है, गोदावरी रिवर के पास सिचुएटेड है। और यहाँ पे लॉर्ड रामा का टेम्पल है, याद रखिएगा भद्राचलम लॉर्ड रामा टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि ये इग्नोर कर दिया जाता है, बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भद्राचलम से रिलेटेड। बाकी करनाल में ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ मुझे नहीं दिखी। बाकी चंदेरी में देखिए यहाँ पे एक एंशियंट जैन टेम्पल है। ठीक है, और कांचीपुरम में साड़ीज़ के लिए फेमस है, कांचीपुरम साड़ी ऐसा नाम ही हम सुनते हैं। ठीक है, आंसर है हमारा 2 और 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। नेशनल हाईवे एंड सिटीज़ कनेक्टेड। ठीक है, नेशनल हाईवे एंड सिटीज़ कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अगर आगे चल के आता है ना, तो अगर आपको अनलेस पता ना हो तो इसे अटेम्प्ट मत करिए। ठीक है, अगर पता नहीं है तो अटेम्प्ट मत करिए। NH4, NH6, NH15 कौन याद करेगा, इतने कितने सारे नंबर होते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों के तीनों यहाँ पे गलत है। ठीक है, जो क्वेश्चन ये 2014 में आया था उस हिसाब से। अब देखिए ये NH4, NH6, NH15 इनके नंबरिंग चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में जो हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या था। तो NH4 देखिए दोस्तों, ये अंडमान निकोबार में, मतलब अंडमान में जो है रन करता है ये। ठीक है, माया बंदर से, माया बंदर नाम की जगह है, से पोर्ट ब्लेयर से लेके चिरिया टापू, चिरिया टापू, तो माया बंदर से चिरिया टापू ये कनेक्ट करता है। NH6 कहाँ जाता है दोस्तों, ये देखिए मेघालय से मिजोरम को कनेक्ट करता है। ठीक है, जोरबाट करके रीजन है, जोरबाट मेघालय का रीजन है, उसे सेलिंग नाम की जगह है मिजोरम, वहाँ कनेक्ट करता है। फिर देखिए NH15 कहाँ जाता है, तो ये आसाम से अरुणाचल प्रदेश जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें देखिए आसाम में ये बैरात करके जगह है। ठीक है, बैहाट और अरुणाचल में वाक्रो। ठीक है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसे आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे आने के चांसेस बहुत कम है। आएगा तो भी 100 में से 100 में सही नहीं करने। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस की वजह से अपने दिमाग का पीस खराब मत कीजिए कि अभी NH1 से लेकर NH50 तक मैं सारे याद रखूँगा। नहीं, ये फंडामेंटल राइट थोड़ी है कि हमें सारे याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी इतना ही हमारे काम का था यहाँ पे, आंसर है हमारा नन। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ठीक है, कहता वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, UNCCD हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी कितना वाइड लेवल पे यहाँ पे चीज़ें है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात करिए, ऐसा कोई प्लांट या एनिमल का नाम नहीं दे दिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इतना ही वाइडर सोचना है कि सारे यहाँ पे ऑप्शन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है ये भी आ जाएगा इसमें। और ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है ना, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये लीगली बाइंडिंग है दोस्तों। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है और ये लिंक होती है CBD के साथ। CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और 2004 से ये इफेक्टिव है। ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, और ये FAO ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर, FAO। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और एक चीज़, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए UNCCD हमने बहुत बार कवर कर लिया है। ठीक है, ये भी लीगली बाइंडिंग है, 1995 में बना था। फिर देखिए वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये क्या है, ये 1972 में आया था दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा, याद रखिए यूनेस्को के द्वारा आया था ये। ठीक है, और ये यूनेस्को के अंडर है, और ये विथ एडवाइस ऑफ IUCN और इकोमॉस नाम की एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलकर काम करता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पे। तो यूनेस्को, IUCN, इकोमॉस, ये थोड़ा याद रखिएगा, फाउंडेड अंडर यूनेस्को एंड वर्क विद द एडवाइस ऑफ IUCN एंड इकोमॉस। ठीक है, वर्क विद द एडवाइस ऑफ IUCN एंड इकोमॉस। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। UNCCD हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, ठीक है, तो ये कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थ आवर से रिलेटेड, अर्थ आवर से रिलेटेड करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को। देखिए अर्थ आवर ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ हमें लग रहा है।
चलो यूएनईपी मैं मान सकता हूँ, बट यूनेस्को ये तो एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचिए ये, और ये देखिए इनिशिएटिव ऑफ, मोस्टली ये गलत ही देता है। देखिए दोस्तों, अर्थ आवर करंट अफेयर में भी आता है, ये इनिशिएटिव है WWF का, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है, साल में एक दिन 1 घंटे के लिए सब अपनी जो घर की लाइट से बंद करते हैं टू सेव द एनर्जी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का इनिशिएटिव है, ठीक है। इट इज़ अ मूवमेंट विच पार्टिसिपेट स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर इन अ सर्टन डे एवरी ईयर। मूवमेंट रेजेस द अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लानट। देखिए पॉजिटिव बातें हैं, दोनों सही जाएंगे। इनिशिएटिव जो है ये गलत दे रखा है, ये WWF का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया दोस्तों, हमारा आंसर आया हमारा 2 and 3 इज द करेक्ट, ठीक है। 2 and 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टफ क्वेश्चन है, अगर ये डाई आइटम ये सब चीज़ें आपने पढ़ी नहीं रखी है तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंसर है हमारा ए, डाई आइटम, क्रस्टेशियन एंड हेरिंग्स, ठीक है। डाई आइटम्स, क्रस्टेशियन एंड हेरिंग्स। हेरिंग्स क्या होते हैं दोस्तों, ये फिश होती है, मछलियाँ, ठीक है। क्रस्टेशियन क्या होते हैं, जैसे कि लॉबस्टर हो गए, ठीक है। जो क्रस्टेशियन अभी हमने देखा था क्रैब वाला, लॉबस्टर हो गए, क्रैब हो गए, ठीक है, ये क्रस्टेशियन में आते हैं। और डाई आइटम्स क्या है दोस्तों, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसा कुछ इसका लिंकेज यहाँ पे बनेगा। तो ये फूड चेन के ये हमारे 3 चीज़ें हैं, इस तरीके से लगेंगे। तो डाई आइटम, क्रस्टेशियन एंड हेरिंग, ठीक है। और बाकी देखिए डाई आइटम, देखिए ये हमारे 2021 के प्री में भी आया था, याद करिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।